देखिए, आज हम चाइना के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा इस बुक का लास्ट टॉपिक है। बुक के ख़त्म होने पर आपको बुक के द्वारा एक बहुत सुंदर नोट दिया जाएगा। नोट लिखा है बुक के लास्ट में। उसमें बुक के ऑथर ने बताया है कि आपने इस बुक से क्या सीखा। उसमें उसने पर्टिकुलरली ये कहा है कि हमेशा हिस्टोरियन एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री को डिवाइड करके चलते हैं, लेकिन हमने हिस्ट्री की सारी बुक्स में, बिकॉज आई लव एनसीईआरटी, हिस्ट्री की सभी बुक्स में कभी भी एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न का जिक्र कभी नहीं किया है एनसीईआरटी ने। उसे या तो पास्ट कहा है, या फिर उसे थीम कहा है, या फिर उसे कुछ और कहा है। तो इसलिए उन्होंने वो डिवीजन नहीं क्रिएट करना चाहते थे एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न में, तो उन्होंने इसको थीम कहा, थीम 1, थीम 2, थीम 3, थीम 4, because they are basic and different aspects of the life, like the theme of your mobile, like that the history is a kind of resemblance of particular aspects of your life, and aspects can vary, बदल जाएंगे लोगों के बदलने के साथ, एरिया बदलने के साथ सारी चीजें बदलती हैं। तो इस तरह से वो ये कहते हैं कि हम फिनोमिना को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एक फिनोमिना से दूसरा, दूसरे से तीसरा निकलता है, ऑफशूट होता है। तो कुल मिलाकर के हर फिनोमिना एक ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू किसी पर्टिकुलर फॉर्म में कल्मिनेट होता है, और इसलिए एक कंटिन्यूटी को बरकरार रखने के लिए हमने इसे थीम्स में कन्वर्ट किया है। आपने देखा होगा चैप्टर्स ब्लेंड हो रहे थे, तो यही कारण था मैंने डे 1 से लेक्चर की अप्रोच भी ब्लेंडिंग रखी, चीज़ों को ब्लेंड किया गया। बहुत सी चीज़ें थी जिनको कल डेलिबरेटली उस लेवल पर टच नहीं किया गया, क्योंकि आज जब आपको चैप्टर वाइंडिंग करना था तो चाइना और जापान का एक कंपैरेटिव एनालिसिस होगा लास्ट में। वहाँ पर वो चीज़ें टच करनी है जब आप सोशली कल्चरल एनालिसिस करते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। जापान में किस तरह के अर्बन चेंजेस आते हैं, कैसे अमेरिकी बर्तन, कैसे अमेरिकी लाइफस्टाइल अडॉप्ट होने लग जाता है। तो कुल मिलाकर के यही सेम आस्पेक्ट बुक के एंड होने से जस्ट पहले भी दोबारा डिस्कस किया गया है। तो कुल मिला के इसकी सही जगह वहीं पे बनती थी। आज हम डिस्कस चाइना को करेंगे। चाइना के बारे में मैं पहले बहुत बार पढ़ा चुका हूँ और इतने ज़बरदस्त ढंग से पढ़ा चुका हूँ कि उसके मुकाबले तो वैसे बुक में कंटेंट नहीं है। लेकिन आज हमें एक बुक के अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो हम अपने आप को भी लिमिटेड रखेंगे बुक के अकॉर्डिंग ही। अदरवाइज अगर मैं खोलने जाऊँगा चाइना को तो 2 दिन चाइना ही चलता रहेगा। उस तरफ जाने की हमें ज़रूरत नहीं। हम अपने आप को कन्फाइंड रखेंगे, लेकिन सेंसिबल वे में। कुछ टर्म्स मैं आपको चैप्टर शुरू करने से पहले समझाना चाहता हूँ ताकि वो आपको समझ आ जाए। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स से। वो टर्म्स क्या हैं? आपको बार बार एक जिक्र मिलेगा कि मांचू रूलर्स हैं चाइना में, और इन मांचू रूलर्स जो कि चाइना के नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, आपने देखा था ना कल। तो अल्टीमेटली इनको फॉरेन रूलर्स कहा जाएगा। क्योंकि फॉरेन रूलर्स इसलिए कहा जाएगा क्योंकि एथनिकली ये चाइनीज नहीं है, एथनिकली हान नहीं है। दे आर नॉट हान चाइनीज, दे आर मांचू पीपल। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं ये मंगोल ट्राइब से भी संबंध रखते थे। तो फॉरेन रूलर्स कह करके इन्हें अपने देश से खदेड़ने की बात होगी। एक बात ये समझ में आई आपको? दूसरा, एक वर्ड बार बार सुनेगा, वारलॉर्ड्स का थोड़ा सा एक कंसेप्ट आपको समझाता हूँ। बस आप ये मान के चलेंगे कि एक ही टाइम पर आपको रिपब्लिकन नजर आएंगे, उसी टाइम पर आपको कम्युनिस्ट भी समझ आएंगे, जिन्हें बुक में सीसीपी लिखा गया है, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और ये जो रिपब्लिकन है, दैट इज रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे ROC, जो आज एग्जिस्ट करता है ताइवान में। ठीक है जी, ओके। अब एक वर्ड आपको अगर आप कहीं पर भी सर्च करेंगे तो ये मिलेगा, क्यूमिनतंग। क्यूमिनतंग क्या है? क्यूमिनतंग इज अ काइंड ऑफ पार्टी बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ रिपब्लिकन। तो क्यूमिनतंग वर्सेस सीसीपी। अब क्यूमिनतंग को आपकी बुक में क्या लिखा है?
Kuomintang. Kuomintang. Kuomintang and Kuomintang are same. Both are same. ये क्लियर है? Kuomintang कौन है? जो एक तरह से रिपब्लिक ऑफ चाइना वाली आइडियोलॉजी की ही पार्टी है, आप उसे Kuomintang कहते हैं। और इसके वॉर या इसका झगड़ा किससे चलता रहेगा? CCP यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। माने हमें ये पता लग गया है कि दो पार्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं और एक एग्जिस्ट कर रहे हैं इन पार्टीज के साथ साथ वारलॉर्ड्स। वारलॉर्ड्स ये कौन होते हैं, क्या सिस्टम होता है, आई विल एक्सप्लेन यू। तो ये तो हो गए कुछ नाम, ऐसे घूमेंगे, रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि क्यूमिंटांग, या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, या फिर वारलॉर्ड्स। इसके अलावा नाम बताता हूँ, कुछ नाम चलेंगे साथ के साथ। नाम आएगा कांग यूवे, कांग यूवे या लियांग किचाई। ये बहुत खिंचाई करता था सबकी। लियांग किचाई, इट्स किचाई एंड द कांग यूवे। ये किससे बिलोंग करते हैं? बस आंख बंद करके, रिपब्लिकन फैक्शन, रिपब्लिकन फैक्शन। तो ये दो नाम बुक में है, तो थोड़ा इनके बारे में देखना पड़ेगा। इसके अलावा एक पर्सन का नाम आएगा सन यात्सेन, सन यात्सेन। तो इसके बारे में एक बात याद रखिएगा, सन यात्सेन इज द फादर ऑफ द मॉडर्न चाइना, फादर ऑफ द मॉडर्न चाइना, या फिर आप ये कह सकते हैं पायनियर, पायनियर ऑफ मॉडर्न चाइना। जैसे आप ऐसा कहते हैं ना, पायनियर ऑफ मॉडर्न इंडिया इज राजा राम मोहन रॉय, ठीक इसी तरह से पायनियर ऑफ द मॉडर्न चाइना इज सन यात्सेन। डन है जी। सन यात्सेन एग्जिस्टेंस में पता है चाइनीज पॉलिटिक्स में कब आएंगे? अब ये साल कभी नहीं भूलना, साल है 1911-12। ये पर्सन चाइनीज पॉलिटिक्स में एकदम से नजर आना शुरू हो जाएगा आपको 1911-12 में। लेकिन अब आप बार बार एक जगह पे आके कंफ्यूज हो जाएंगे। ध्यान रखिए, ये फादर जरूर है, ये पायनियर जरूर है, लेकिन ये तो आइडियोलॉजिकल बात है ना, ये कोई गवर्नमेंट पोजीशन तो नहीं है ना, गवर्नमेंट पोस्ट नहीं है ना। इसी टाइम पर आपको एक पर्सन नजर आएगा जो कि प्रेसिडेंट है, पहला प्रेसिडेंट ऑफ द चाइना, सेम टाइम पे ही नजर आएगा, पहला प्रेसिडेंट ऑफ द चाइना। ठीक है जी। ये कौन है? युआन शिकाई, युआन शिकाई। अब दो बंदे साथ ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, सन यात्सेन एंड युआन शिकाई। एक फादर ऑफ द मॉडर्न चाइना और एक प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिकन, या जो भी आप कह लें। ये दोनों साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों कंफ्यूज मत करना, दोनों अलग अलग लोग हैं और दोनों का अलग अलग सिस्टम है। अब ये हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कि ये है रिपब्लिकन, और इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये है वारलॉर्ड। फिर से एक वर्ड वापस से आ गया, वारलॉर्ड। ये वारलॉर्ड है, ये रिपब्लिकन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलो अब कहानी शुरू करते हैं। मजा बड़ा आएगा, लेकिन बड़ा कुछ सीखोगे राजदीप आज भी। आज मैं आपको एक बात बताऊं राजदीप, कि हम इतनी सारी कंट्रीज को क्यों स्टडी कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ों को, क्योंकि इसमें दो चीज़ें निकल करके आती हैं बच्चे। पहला चीज़ कि कुछ फेनोमेना कंप्लीटली कॉमन है, तब भी, आज भी और आगे आने वाली दुनिया में भी। तो आपको कॉमननेस पता लग जाए कि जब सरप्लस एग्रीकल्चर होगा तो उसकी वजह से, सरप्लस प्रोडक्शन की वजह से आप बहुत बड़े पैमाने पर एक पर्टिकुलर एरिया में कंसंट्रेट कर सकते हैं। आप उसी सरप्लस क्रॉप की वजह से जो बाकी के लोग हैं उन्हें खेती से निकाल के दूसरे काम करा सकते हैं। इसे डिवीजन ऑफ वर्क होता है, डिवीजन ऑफ लेबर आता है। जब आप एक पर्टिकुलर जगह पे कंसंट्रेट करेंगे तो सारी सामान जरूरत की चीज़ें वहीं पर आ रही हैं और सारी चीज़ें वहीं से बाहर जा रही हैं, तो वहाँ पर एक मार्केट या एक सिटी लाइफ डेवलप होगी। सिटी लाइफ डेवलप होगी, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा, तो आपको करेंसी छापनी जरूरी है। कुल मिलाकर के ये सारी कॉमन बातें जो सारे चैप्टर्स में कॉमन थी, लेकिन इसके बाद लास्ट में एक चैप्टर रखा गया पाथ टू मॉडर्नाइजेशन, जिसमें दो केस स्टडी ली है, चाइना और जापान। तो सारी कॉमननेस होने के बावजूद भी पाथ सब लोग अलग अलग पकड़ते हैं। वो क्यों? क्योंकि कई सारे रीजंस ऐसे होते हैं। तो बुक दो चीजें सिखाती है कि सेम ट्रैक पे चलते हुए गाड़ियां ट्रैक क्यों बदलती हैं और सेम ट्रैक क्या होता है, कॉमननेस क्या है,
अल्टीमेटली एक समय ऐसा आता है जब आप इतना विजडम डेवलप कर जाते हैं कि आपको सिर्फ बात कही जाए और आप रिलेशंस खुद बना लेते हैं और आंसर खुद कर देते, आप वापस से उस चीज़ को पढ़ने के मोहताज नहीं होते। लेकिन हाँ, इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन वे में सारा प्रोसेस अंडरस्टैंड होना, जिसको कहीं पर भी कोई जर्क रहेगा इंटरनली, वो चेन जोड़ने में विफल हो जाएगा और आंसर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए चेन क्लियर होनी जरूरी है। चलिए बात करते हैं अब चाइना की। देखिए चाइना में क्या हो रहा था, हम जब बात करेंगे चाइना की, तो चाइना किसी अलग ही रीजंस की वजह से मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ना चाह रहा था, और चाइना के बहुत ही डिफरेंट रीजन थे खुद को असर्ट करने के। वो क्या रीजन थे? चाइना की अपनी एक सोवरेनिटी हुआ करती थी, और वो सोवरेनिटी उसकी हार्म हुई है 19th सेंचुरी में आकर के। यानी कि 19th सेंचुरी का पीरियड है और चाइनीज सॉवरेनिटी हार्म हो गई है। पीरियड कौन सा है? 1839 से 1860 का। इस दौरान 2 ओपियम वॉर्स हुई हैं। ओपियम वॉर्स, वेरी इंपॉर्टेंट यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन कि ओपियम वॉर्स कहाँ हुई और किस किस के बीच में हुई है। तो दिस इज बिटवीन द 1839 टू 1860 देयर आर 2 ओपियम वॉर्स। बुक में एक ही वॉर का जिक्र है 1839 से 42 वाली, तो मैंने आपको दोनों ही बता दी कि 2 हुई है। तो 19th सेंचुरी के दौरान इस ओपियम वॉर की वजह से चाइना पर किसी का कंट्रोल होता है। चाइना पूरे पे तो कंट्रोल कभी किसी का भी नहीं होया, चाइना के एक पर्टिकुलर साउदर्न रीजन पे किसी का कंट्रोल होता है, वो है ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स में से भी वो कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका कंट्रोल होता है चाइना के साउदर्न रीजन में ड्यू टू ओपियम वॉर। तो चाइना की सॉवरेनिटी लॉस्ट है कहीं ना कहीं। दूसरा, चाइना शुरू से एक आइसोलेशन की पॉलिसी फॉलो करता है वर्ल्ड लेवल पर, यानी कि अपने आप को काफ़ी अलग थलग रखा है उसने। यही तो देख सकते हैं कि आप इंडिया और चाइना, हैरानी की बात यह है कि इंडिया और चाइना एक दूसरे को कन्फ्रंट ही तब करते हैं जब ब्रिटिशर्स का पाला चाइना से पड़ता है। इसके पहले आपस में कभी कन्फ्रंटेशन हुआ ही नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि भारत से बहुत सारे तिब्बती लामा गए हैं चाइना में और वहाँ से भी भारत आते रहे हैं, लेकिन इस तरह से पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन शायद ही रेयर ही कभी नहीं हो पाया। तो कुल मिलाकर के चाइना की एक आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी थी, जिसकी वजह से उसने कभी बाहरियों को एंट्री नहीं दी है। तो ये उसके ट्रेडिशन में ही बाउंड थी ये चीज़ कि बाहरी लोगों को अपने भीतर कभी एंट्री आपको प्रोवाइड नहीं करनी, और अपने लेवल पर आपको इतना स्ट्रेंथन करना है कि आपको एक प्रॉपर सोशल ऑर्डर फॉलो करते हुए, यानी कि वॉर्स फाइट्स नहीं करनी है, आपको फिर भी डोमिनेंस रखनी है। तो एक खास तरह का ट्रिब्यूटरी सिस्टम फॉलो किया करता था चाइना, जिसके तहत अपने आसपास के जितने भी मुल्क हैं या जितनी भी छोटी छोटी ट्राइब्स हैं या छोटी छोटी किंगडम्स हैं उनको अपने अधीन किया करता था, अब सब्जुगेट कर लेता था, लेकिन इसके बावजूद भी उन पर डायरेक्ट रूल नहीं करता था। यानी कि सिर्फ और सिर्फ उनके साथ इकोनॉमिक रिलेशंस डेवलप किए जाते थे, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे, अपने आप को बेनिफिट देने के लिए, लेकिन पॉलिटिकल सोवरेनिटी उनकी उन्हीं में रहने दी जाती थी। यही कारण है कि इस वजह से चाइनीज ट्रिब्यूटरी सिस्टम पूरे वर्ल्ड में इतना डिफरेंट रहा कि चाइना एक बहुत लंबे समय तक काफ़ी स्टेबल पॉलिटिकल रूल निभा गया, जबकि बाकी मुल्कों के ट्रिब्यूटरी सिस्टम इस तरह के नहीं हुआ करते थे। वहाँ पर जो आपका ट्रिब्यूट हुआ करता था, जो आपको आके ट्रिब्यूट पे करता था, उसे दरबार में आना पड़ता था, झुकना पड़ता था, हाजिरियाँ लगानी पड़ती थी, फिर कंट्रोल भी आप करते थे उसके एरिया को। इस तरह की चीज़ें होती थी। चाइना ने इस तरह से नहीं किया। तो चाइना की सॉवरेनिटी जो चली गई, चाइना को उस चीज़ को लेकर के प्रॉब्लम थी। दूसरा, चाइना के जो लॉस्ट सिस्टम्स थे, चाइना उसे दोबारा से रिवाइव करना चाहता था। और तीसरा, चाइना ने ये महसूस किया कि कॉलोनाइजेशन हो सकता है, हमें कॉलोनाइज किया जा सकता है, हमें इससे बचना है और अपने डिफेंस को स्ट्रेंथन करना है। तो डिफेंस को स्ट्रेंथन करना, लॉस्ट ट्रेडिशंस को प्रिवेल करना विद न्यू एनर्जी एंड लॉस्ट सॉवरेनिटी को रीगेन करना, इन सारे एस्पेक्ट्स को लेकर के चाइना की थिंकिंग जो है वो बिल्ड होती है। अगर हम बात करें चाइना का सबसे पहले एनकाउंटर कब होता है पर्टिकुलरली यूरोपियंस के साथ, तो 16-17 सेंचुरी के दौरान, 16-17 सेंचुरी में जो जेसुइट मिशनरीज हुआ करते थे, ये चाइना आया करते थे। और चाइना में आने के बाद इन्होंने चाइना को बहुत ज़बरदस्त वे में इन्फ्लुएंस किया। चाइना को वेस्टर्न वर्ल्ड की एस्ट्रोनॉमी, वेस्टर्न वर्ल्ड का मैथमेटिक्स, इन सारी चीज़ की नॉलेज मिली। धीरे धीरे चाइनीज सोसाइटी इन जेसुइट मिशनरीज के इन्फ्लुएंस में कब आने लगी, चाइनीज को पता ही नहीं लगा। आज मैं आपको एक बात बता देता हूँ
कि ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड लेवल पर जो चढ़ाई की है, उसकी चढ़ाई करने का एक बहुत बड़ा कारण उनके मिशनरी ग्रुप्स थे। यानी कि ब्रिटिशर्स के एक पर्टिकुलर एरिया में आने से बहुत पहले ही वो जेसुइट मिशनरीज आ जाया करते थे, और पर्टिकुलरली वो ह्यूमनिज्म के बड़ा फेवर में हो गए थे। आपने देखा था मार्टिन लूथर के आने के बाद, तो इतनी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच अपनाया करते थे, और फिर उनकी पर्पज ही ये हो गया था कि सर्विस टू द ह्यूमैनिटी से भी बेटर सर्विस टू द पुअर, पुअर की सर्विस करनी है। और इन कंट्रीज में जो इनके अपने लोकल रूलर हुआ करते थे, वो लिटरली उनके शासनकाल में जो वर्ण सिस्टम होता था, कास्ट सिस्टम होता था, जो लोअर रैंक वाला पर्सन है उसको बहुत सारी सुविधाओं से डिप्राइव किया जाता था। रिलीजियस ऑटोनॉम, रिलीजन एग्जीक्यूट करने की आज़ादी नहीं थी। मतलब भारत में अगर कृष्ण ना आते तो औरतों को मंदिरों में जाने की पाबंदी थी, और औरतों को वेद पुराण ग्रंथ पढ़ने की अनुमति नहीं थी। दूसरा, जो शूद्र हुआ करते हैं, इन्हें वेद पुराण ग्रंथ पढ़ने की आज़ादी नहीं थी। तो यही कारण है कि कृष्ण आते हैं और भागवतिज्म आता है, और कंसेप्ट चेंज होता है कि वो एक नया कंसेप्ट देते हैं, भागवत, दैट इज द सार ऑफ ऑल द वेदा, ऑल द पुराणा, ऑल द उपनिषदा एंड ऑल द श्रुतियां, एवरीथिंग, वो सबका सार है उन्होंने दे दिया। और उसको पढ़ने की आज़ादी सबको है, क्योंकि कृष्ण खुद यदुवंशी थे, तो खुद उस क्लैन से बिलोंग करते थे। तो ये कुल मिलाकर के ये सारी चीजें होती रही, लेकिन इसके बावजूद भी एक सेगमेंट बहुत डिप्राइव्ड रहा डे वन से ही। तो जब ये जेसुइट मिशनरीज आए हैं, इन्होंने वो फेजेस पार कर लिए और दूसरी कंट्री में जाके कुछ ज्यादा ही लिबरल बन गए। इन्होंने जब उन लोगों को आकर के उनको अपनी कंट्रीज के बारे में बताया और उनकी कंट्री के बारे में डिस्कस किया कि ऐसी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करती, उनको जागरूक किया, उनको बताया, धर्म परिवर्तन करने लगे अंदर खाते। यही कारण था कि जब यूरोपियंस आए हैं, तो अब हैरानी की बात यह है कि लोगों के द्वारा तो कोई विद्रोह हुआ ही नहीं है, किसी तरह से लोगों ने तो कोई उनको डिफेंड ही नहीं करा। और कहीं ना कहीं शुरुआती तौर पर वो ये समझ रहे थे कि ये क्रिश्चियनिटी जो है ये एक ईश्वरवादी में मानते हैं, और ये कंसेप्ट, ये ज़्यादा लिबरल लोग हैं। शायद यही कारण है कि हमारे देश में जितने भी गरीब लेकिन कंट्री के वन ऑफ द टॉप लीडर्स, वो सारे के सारे कैथोलिक स्कूल्स में ही पढ़े हैं बचपन में, क्योंकि इनके द्वारा फ्री एजुकेशन दी जाती थी। आप साउथ इंडिया चले जाइए, वहाँ पर जितने स्कूल्स हुआ करते थे वहाँ पे फ्री एजुकेशन दी जाती थी, और जितने भी देश के बड़े दिग्गज नेता हुए हैं जो गरीब हैं, वो पर्टिकुलरली इन स्कूल्स में पढ़े हैं और इन स्कूलों में पढ़ करके शिक्षा ले गए। तो ये सारी चीज़ें समाज में होती थी। तो ये जेसुइट मिशनरीज जब चाइना गए, वहाँ की सोसाइटी को काफ़ी सारे वेज में उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। सोसाइटल नॉर्म्स जो यूरोप में फॉलो हो रहे हैं और आपकी कंट्री में जो सामाजिक प्रथाएं चल रही हैं। दूसरा, आप जो एक आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी अपनाते हो, जबकि वर्ल्ड लेवल पर ओपननेस फैली हुई है, हर कोई एक दूसरे की महानता को समझ रहा है, सीख रहा है, साइंस सीख रहा है, मैथमेटिक्स सीख रहा है, एस्ट्रोनॉमी, हाँ ठीक है एस्ट्रोलॉजी ईस्ट ने दिया, लेकिन वेस्ट ये कहता है एस्ट्रोनॉमी हमने बताई। एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेजेस हैं, नए मेडिसिनल कंसेप्ट हैं, ये सारे नए फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, सोलर सिस्टम को नए वे में अंडरस्टैंड किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ा। ये जब एक बारी ओपन हो गया सिस्टम और एक बारी ये मिशनरीज आने लगे, उसके बाद एक चेंज आता है जिसने पूरी तरह से चाइना की आइडियोलॉजी और चाइना के स्ट्रक्चर को बदला। वो क्या था, सुनिए। हुआ क्या कि यूरोप की एक खासियत है कि यूरोप की कंट्रीज ने सारी कंट्रियों को हराया, किसके साथ लड़वा करके, एक नॉन कंट्री के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्री थोड़ी ना थी। और भारत के लिए शर्म की सबसे बड़ी बात ये थी कि भारत एज अ कंट्री लड़ा है कंपनी से और हार गया। कंट्री से भी नहीं लड़ा, कभी ब्रिटेन से तो लड़ा ही नहीं आज दिन तक। आज दिन तक किसी कॉलोनिलिस्ट की सीधी वॉर तो हुई नहीं है। मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था, कंपनी से लड़ करके हारे हैं आप। तो कुल मिलाकर के 1 बाय 1 उन्होंने सिंगल रूलर पकड़ा और उससे लड़ करके उसे खत्म कर दिया। अब होता क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही है इस पर्टिकुलर एरिया में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत बड़े पैमाने पर जो चाइनीज टी है उसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को जीतने के बाद जो चाइनीज टी है उसका ट्रेड करती थी यूरोप के साथ। मतलब चाइनीज टी वहाँ से ले लेते, उनके पोर्सलेन चाइना, बोन चाइना और ये सारी चीज़ें बहुत फेमस है, आप जानते हो। उनकी हर्ब्स मेडिसिन बड़ी फेमस है, आज ग्रीन टी का कितना धमाका हो रखा है। तो ये टी, मेडिसिन, पोर्सलेन, ये सारे बहुत बड़े पैमाने पर चाइना से परचेज किए जाते थे। लेकिन चाइनीज बड़े खतरनाक, पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन, उनकी कंट्री में आपका कोई प्रोडक्ट अलाउ नहीं था। अब या तो ऐसा होता था कि उधर से प्रोडक्ट आ रहा है, कितने का प्रोडक्ट आया, लेटर ऑफ क्रेडिट बना दिया, बदले में हमारा कितने का गया, उधर से उनका लेटर ऑफ क्रेडिट बन गया, जितना गया जितना आया सामान का हिसाब किताब किया, जो बचा काटा काटी हो गई। ब्रिटिशर्स ऐसे ही किया करते थे, पैसा कोई नहीं देना पड़ा। अब चाइनीज जो हैं वो किसी भी कीमत पर आपसे कुछ आने नहीं दे रहे, लेकिन आप कायल हो रखे हैं उनके सामान के और वो आपको लेना है, तो बदले में आपको क्या देने पड़ेगा, सिल्वर।
अब बड़े भयंकर पैमाने पर उन्हें सिल्वर दे रहे हैं और आपको ये बेचैनी है कि इसका कोई तो तोड़ निकालो, ऐसे तो सिल्वर खत्म हो जाएगा सारा और बैलेंस ऑफ ट्रेड की प्रॉब्लम खड़ी है। बैलेंस ऑफ ट्रेड की प्रॉब्लम क्या होती है कि बीइंग अ कंट्री या बीइंग अ कंपनी, कितना आप मंगा रहे हैं और कितना आप भेज रहे हैं उसको प्लस माइनस करना। मैंने मान लीजिए मैंने 100 रुपये का सामान मंगाया और मैंने 50 रुपये का सामान सिर्फ भेजा, तो 100 रुपये का सामान मंगाया तो 100 रुपये की पेमेंट करूंगा, उधर 50 रुपये का सामान भेजा वो मुझे 50 रुपये की पेमेंट करेंगे, तो मेरी जेब से गया 100 आया 50, तो अल्टीमेटली मैं कितने की देनदारी रखता हूँ 50, 50 तो मुझे देना ही है। तो ये जो ट्रेड का बैलेंस है ये किसकी तरफ झुका हुआ है, उनकी तरफ, है ना। वो जो तकड़ी रखी होती है सब्जी वाले ने, वो किधर झुकी हुई है, चाइना की तरफ। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लाइंड है किसकी तरफ, चाइना की तरफ। तो कुल मिलाकर के इतना झुकता जा रहा था कि हालत खराब थी ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन ने इसका एक तोड़ निकाला, वो क्या था, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर चाइना को बैलेंस ऑफ ट्रेड की प्रॉब्लम से सफर करना पड़ रहा था, तो उसका एक सोल्यूशन चाइना ने निकाला। क्या, इंडिया में बहुत ही हाईएस्ट क्वालिटी की ओपियम हुआ करती थी, अफीम, और ओपियम भी कहते हैं इसे, ओपियड भी कहते हैं। अगर आप मेडिकल लैंग्वेज में कहें तो इट इज अ काइंड ऑफ ओपियड, ठीक है। तो ओपियम, ओपियड ये बहुत बड़े पैमाने पर हुआ करती थी। और क्या किया धीरे धीरे इन्होंने, दो चीजें थी इसमें, बुक में एक एस्पेक्ट बताया, आई विल टेल यू टू एस्पेक्ट। आपको अगर किसी भी कंट्री को कंट्रोल करना है तो जो ब्रिटिशर्स ने पूरे वर्ल्ड में किया वो किया उन्होंने वहां पे, उन्हें कल्चरली पहले ब्रेक कीजिए। जब आप किसी से उसका धर्म छीन लेंगे ना, उसकी सोसाइटी कल्चर छीन लेंगे, वो इतना का वीक हो जाता है कि आप फिर उसे खत्म कर सकते हो। तो कल्चरली वीक करो, इतने स्ट्रांगली वो बाउंड है एक दूसरे के साथ। कन्फ्यूशियस 559 BC के अराउंड एक बुद्धिजीवी हुए हैं जिनका नाम कन्फ्यूशियस था, और उन्होंने जो कंसेप्ट दिए उसकी वजह से टिल डेट चाइना कन्फ्यूशियनिज्म में बिलीव करता है। और कन्फ्यूशियन ने एक बात कही थी कि परफेक्ट सोशल ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि परफेक्ट सोशल रिलेशनशिप्स होने चाहिए आपके। तो लोग आइडियली सोशली बहुत डिसिप्लिन थे, अब उन्हें ब्रेक करना ही बहुत बड़ी बात है, तभी आप वहां पे रूल कर सकते हैं। तो एक तो ओपीएम के थ्रू उनके कल्चर और सोशल में सेंध लगाई गई, दूसरा ओपीएम का उन्हें जब चस्का लग गया पर्टिकुलरली उन पर्टिकुलर एरियाज में, तब उन्हें बहुत बड़े पैमाने पे क्या चाहिए, ओपीएम। तो अब ये क्या किया करते थे, ओपीएम सेल की चाइना में। ओपीएम को तो कोई रोक नहीं सकता, क्यों, सरकार अनुमति दे भी नहीं रही, तो ब्लैक में बिक रही है बहुत हाई लेवल पर। और साउदर्न टेरिटरीज में जो एजेंट्स हैं, तो वो क्या करते थे कि ये जो हुआ करते थे ब्रिटिशर्स, उनको ओपीएम सेल किया करते थे। ओपीएम सेल करने के बाद जो उधर से सिल्वर आया, वो सिल्वर पर्टिकुलरली उनसे सिल्वर नहीं लेकर के, वो वापस चाइना वाले भी सिल्वर पे करेंगे ना, तो सिल्वर नहीं पे करके उनसे लेटर ऑफ क्रेडिट ले लिया, और बदले में आपको जितना सामान चाहिए उधर से उनसे वो लेटर ऑफ क्रेडिट वहां पे कैंसिल करा दिया, उसको क्रेडिट करा दिया वहां पर। तो कुल मिलाकर के अपने व्यापार को इन्होंने 3 वे में सेटल किया कि इंडिया से ली ओपीएम, चाइना में बेची, चाइना में बेच के जो पैसा मिला उससे लिया चाइनीज सामान, उससे जो पोर्सलेन, टी और मेडिसिन और बाकी सामान मिला उसे भेजा ब्रिटेन में, और ब्रिटेन के लोग जो बैठे हैं इंडिया में वो खरीद यहाँ से लेंगे ओपीएम, जो कि खरीदने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपका यहाँ पे रूल है। तो इट इज अ 3 वे ट्रेड बिटवीन द इंडिया, चाइना एंड ब्रिटेन। अब अल्टीमेटली हुआ क्या, एक समय तो ऐसा आया आप एजेंटों की कमीशन से भी तंग हैं, वो भी नहीं देनी, जुनून छा गया आपके ऊपर कि अब सीधा सीधा ट्रेड हम करेंगे, तो एजेंट भी साइड हो जाए। अब कुल मिलाकर के जब आप उस ओपीएम ट्रेड का बहुत बड़ा एरिया एक्वायर करना चाहते हैं चाइना में, और वहाँ के किंग आपको परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप वार करेंगे ओपीएम की वजह से कि इस ट्रेड पर हमारी मोनोपोली होनी चाहिए, इसे ओपीएम वॉर कहा गया, और मांचू रूलर इसमें हार गए हैं। क्लियर है जी। अब जब मांचू रूलर इसमें हार गए हैं तो उसके बाद अब विचार पे उतरेगा चाइना कि हमें क्या करना चाहिए। अब वो सारे विचार डिस्कस करते हैं। चाइना ने जब मांचू डायनेस्टी वीक पड़ी और ऐसा लगा कि कमजोर है, कहीं ना कहीं बर्बादी हो सकती है, एक इवेंट तो ये हुआ 1860s के दौरान। इसके अलावा 2-3 चीजें और हो रही हैं अगर आप ध्यान से देखें। 1894 1895 में इनकी सोवरेनिटी को बहुत स्ट्रांगली हार्म किया किसने, जापान ने, और आपने देखा इनफैक्ट ताइवान तक का एरिया कब्जा कर लिया। और हैरानी की बात तो ये है कि 1947-48 तक जब यहाँ से रिपब्लिक ऑफ चाइना वाले भाग के ताइवान जाएंगे, तब तक भी वो जापान के ही अंडर है, और अमेरिका के कहने पर जापान ने बोला चलो यहाँ बस जाओ, मर लो यहीं रह लो, कोई बात नहीं। तो तब से लेके आज दिन तक पीपल रिपब्लिक चाइना मेनलैंड पे बसता है
और रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान में बसता है, PRC एंड ROC। तो आई विल टेल यू एवरीथिंग, डोंट वरी। तो कंसेप्ट यहाँ पर अब क्या डेवलप होता है कि जापान के भी एग्जर्शन नहीं कहते बेटा, अजर्शन देखी जा रही है इस पर्टिकुलर टाइम। जापान ने भी एरिया एक्वायर किया। कुल मिलाकर के 1850 से 1890 तक के बीच में इनकैपेसिटी जो है वो प्रूव हुई मांचू डायनेस्टी की। लेकिन फिर भी यूरोपियंस के द्वारा ये किए जाने के बाद मांचूज ने कुछ एक्शंस किए। वो क्या किए? पूरे वर्ल्ड लेवल पर कॉलोनियलिज्म एक दानव की तरह फैला हुआ था और इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पूरी दुनिया को नजर आ रहे थे। एक कंसेप्ट बोला जाता था कि जिस लेवल पर इन्होंने 18th सेंचुरी में पोलैंड के 2 हिस्से किए, नॉर्थ और साउथ पोलैंड, तो उसको इतना बुरा माना गया और पूरी दुनिया में पोलैंड में कॉलोनाइजेशन जब हुआ तो वहाँ के लोगों पे जो असर हुआ वो असर इतना का नेगेटिव था कि इस कंसेप्ट को पूरी दुनिया में यूज किया जाने लगा कि कहीं हमारा भी बोलनबू ना हो जाए। पोलैंड के 2 हिस्से करने को कहा जाता था बोलनबू। तो आज भी अगर आप देखेंगे तो शशि थरूर जैसे कुछ शख्स हैं वो ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, बीजेपी ट्राइंग टू बोलनबू द पार्टी। तो घबराया मत जाना, इसका मतलब कुछ ये है। वो एनसीईआरटी, उसने एनसीईआरटी पढ़ी है, उसने किताबें लिखी ना, पैक्स ब्रिटानिका करके बुक लिखी ना उसने, सारी एनसीईआरटी आप पढ़ लेना, डिट्टो ही 6वीं से लेकर 12वीं तक की। और दुनिया कह रही है वाओ शशि थरूर इज अ लिटरेरी एक्सपर्ट, इज अ जीनियस ऑफ पेन। मैं हैरान हो जाता हूँ कई बार क्या करते कह रहे थे, आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी? इस बुलनबू अब जा करके कहीं अपने साथी। तो बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट जो थे वो दुनिया के सामने थे कि किस तरह से कॉलोनाइजेशन सोसाइटी को पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट करेगी। तो पोलैंड का इशू था, अब कॉलोनाइजेशन से बचना चाहते हैं। इंडिया कॉलोनाइज्ड हो चुका है, वो पूरी दुनिया के सामने है। चाइना की तरफ हर रोज ये बढ़ रहे हैं और मांचू हार चुके हैं, इन्होंने देख लिया। तो उनको था कि बस हमारे किनारे आके बैठ गए हैं साउदर्न एरियाज में, किसी भी दिन ऊपर चढ़ जाएंगे और काम खत्म है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? इन्होंने 3 चीजें डिसाइड की कि हमें 3 चीजें इस टाइम पर बहुत स्ट्रांगली करनी है। सबसे पहला, इन्होंने कहा कि हमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रांग करना होगा, वेरी फर्स्ट एस्पेक्ट। सेकंड, हमें एडमिनिस्ट्रेशन को रीसेटल करना होगा, रीस्टेब्लिश करना होगा, यानी कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स होने चाहिए। तीसरा, हमें जो प्रोविंशियल एरियाज हैं उन प्रोविंशियल एरियाज में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल्स बहाल करनी पड़ेंगी, यानी कि हमें उन्हें थोड़ी आज़ादी देनी होगी ताकि लोगों की लॉयल्टी किसकी तरफ हो? रूल की तरफ हो, नेशन की तरफ हो। और चौथा, हमें लोगों में नेशनलिज्म जगाना होगा। ये तब तक नहीं हो सकता जब तक उन्हें ये फील ना कराएं कि हम एक ऑर्डर वाइज काम करते हैं, हमारे पास प्रॉपर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे पास प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है जिसके अंदर ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी तानाशाही की तरह काम नहीं करती है, ऑर्डियल मैनर में काम करती है, ऑर्डर्स फॉलो किए जाते हैं। हमने आपको नागरिकता देनी है, इसलिए हम आपको प्रोविंशियल लेवल पर ऑटोनॉमस कर रहे हैं और आने वाले दिनों में सिटीजनशिप देकर के नेशनलिज्म को स्ट्रांग किया जाएगा। ये सारे कंसेप्ट इन्होंने बोला कि हमें करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये सारी चीजें और बहुत जबरदस्त वे में जैसे नेपाल आज करता है ना, बहुत स्ट्रांगली उस टाइम पर इंडिया के अगेंस्ट हेट्रेड वहां पर फैलाया गया कि इंडिया की तरह हमें नहीं बनना है। इंडिया वो कंट्री है जो अपने नेटिव्स को सप्रेस कर रही है, यानी कि इंडियन रूलर्स नेचुरली नेटिव्स को सप्रेस कर रहे थे और ऐसा कहते थे ना कि जो अंग्रेजी कंपनी के सुरमाएदार थे उनको तो अंगूर खिलाया करते थे लेटा के तख्तों पे, तो कुल मिलाकर के उनकी आवभगत करते थे ना, हिज हाइनेस, योर हाइनेस, माई हाइनेस करते थे। तो ये सब कर करा करके और अपने लोगों को, अपने लोग ऐसे बैठे रहते थे कि अंगूर कुछ बचे तो गिर जाए हाथ में, और नीचे मुंह खोल के बैठे रहते थे और उन्हें ये अंगूर खिलाया करते थे। तो कुल मिलाकर के उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं ये कॉलोनियल पावर जो हैं, कॉलोनियल एम्पायर्स जो हैं उनको सर्व करते हैं और जो इनके नेटिव्स उन्हें सप्रेस करते हैं, हम इसके अगेंस्ट हैं। ये बातें सुन करके लोगों के अंदर नेचुरली एक सेंस ऑफ अटैचमेंट क्रिएट हुआ, एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म क्रिएट हुआ और उन्हें ये बोला गया कि जब भी आप पे चढ़ाई की जाएगी इस्तेमाल भारतीय सेनाओं का किया जाएगा, तो आपको लड़ना भारतीय सेना के विरुद्ध है। आपको एशिया में ही अपने बराबर एक कंट्री है उसको खुद पे चढ़ने नहीं देना है। मैंने उनको ये फीलिंग दी गई कि आपसे सुपीरियर बंदे आप पे रूल नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है ना कि हमसे सुपीरियर कोई होता है हम सरेंडर ही कर देते हैं कि चलो ये तो है ही सुपीरियर था, ये तो बहुत ताकतवर था या हैवी वेट था या बहुत सालों से लगा हुआ था। किसी भी फील्ड में ऐसा कहते हैं ना, चलिए तो बहुत सालों से लगा हुआ था, लेकिन जोश कब आता है? कहते तेरे नाल दा ही थी, तेरे हाथ दा ही नौकरी लागी दे, तू इतने बैठा, ऐसे करते हैं ना घर वाले। तो जो घर वाले पॉलिसी यूज करते हैं वो चाइना ने तब की कि वो चल वो छोड़, वो तो देख वो तेरे साथ वाला। तो उन्होंने भी कहा कहते वो इंडिया वाले उनको ले लेके आएंगे वो यहाँ पे, फिर देख लेना। कहते इंडिया वाले नहीं आ सकते,
बाकी जो होगा उसे देख लेंगे। ये सारी पॉलिसी फॉलो करी, सिस्टम यहाँ पर सेटल कर दिया और कामकाज आगे बढ़ाने लगे। कुल मिलाकर के इन सारी पॉलिसीज के दौरान ये महसूस किया जाने लगा कि कहीं ना कहीं चाइनीज जो है वो अपने आप को कंसोलिडेट कर पाए। कहीं ना कहीं कॉलोनियल इम्पैक्ट को आपने थोड़ा बहुत स्लो डाउन किया, लेकिन रोक तो आप सकते नहीं। कॉलोनियलिज्म अंदर पीप इन कर चुका है, वो घुस चुका है अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज करने का काम, पॉलिटिक्स को ऑर्गेनाइज करने का काम और प्रोविंशियल लेवल पर ऑटोनॉमी देने का काम किया। ऐसे में आपने क्या कर दिया, आपने रीजनल लीडर्स क्रिएट कर दिए। क्या क्रिएट कर दिए? रीजनल लीडर। दूसरा, आपने मिलिट्री को स्ट्रेंथन, एडमिनिस्ट्रेशन को जो स्ट्रेंथन करने का बात कहा, आपने मिलिट्री को स्ट्रेंथन करने का काम कहा। तो आपको एक बात बता दूं, 1949 तक, जब तक पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं बन जाता है, यानी कि आज की चाइना कंट्री नहीं बन जाती जिसमें कम्युनिस्टों ने आकर के रूल किया है, तब तक चाइना के पास अपनी आर्मी गवर्नमेंट की नहीं थी। वो एक अलग सिस्टम फॉलो हुआ करता था। वो क्या था? इन्होंने क्या किया कि जो रॉयल कोर्ट हुआ करता था, वो रॉयल कोर्ट के अधीन आर्मी जर्नैल हुआ करते थे। अब ये आर्मी जर्नैल कैसे होते थे? जो एक पर्टिकुलर प्रोविंस है, उस पर्टिकुलर एरिया का जो एक दिग्गज पर्सन है, वो क्या करेगा, यहाँ से आर्मी हायर करेगा, आर्मी को मोबिलाइज करेगा। इसे मिलिशिया कहा जाता है, मिलिशिया। इसको अपने साथ जोड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये जो पर्सन है ना, उस पर्टिकुलर एरिया की जो आर्मी है, उसकी स्वामी भक्ति इस पर्सन के प्रति है, स्टेट के प्रति नहीं है। वो स्टेट गया भाड़ में, स्टेट को नहीं जानते, वो तो उस जर्नैल को जानते हैं, मुखिया को। धीरे धीरे ये सारे लोग मिलकर के जो रॉयल कोर्ट है उसके अंदर काम करेंगे। तो मान लीजिए कुछ आपने मेन जर्नैल खड़े करे हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वार लॉर्ड, युद्ध के नेता, युद्ध के नायक। लॉर्ड कौन होता है? नायक। नायक कौन होता है? जो आपकी भूमिका तय करता है कि आप कैसी भूमिका निभाने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो कुल मिलाकर के ना युद्ध के नायक कहलाया गया। और ये अभी तक कोर्ट के अंदर ही काम कर रहे हैं, ये कोर्ट के अधीन है, लेकिन है इतने पावरफुल कि कई बार रूलर को समझ नहीं आता कि ये पॉलिसियां बना रहे हैं, ये देश का डिसाइड कर रहे हैं काम, या मैं कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के ये वारलॉर्ड आगे आके क्या करेंगे वो आप समझ जाना। लेकिन इस समय पूरी चाइना की जो मिलिट्री है इन वारलॉर्ड्स के अधीन है, और इनका सुप्रीम है जो एक तरह से मेन मंत्री है राजघराने का, और मंत्री बहुत पावरफुल हैं। ये सारे सिस्टम्स को हम जन्म दे गए। हमने प्रोविंशियल लेवल पर रीजनल लीडर क्रिएट कर दिए, हमने कहीं ना कहीं लोकल मिलिशिया मोबिलाइज करने के लिए वारलॉर्ड क्रिएट कर लिए। अब आप ये कहेंगे कि ये नया सिस्टम है, दिस इज अ वेरी ओल्ड सिस्टम, और पूरे वर्ल्ड में ये फॉलो होता है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे। आपने देखा नहीं, पेस्टोरलिस्ट लोगों से सेना नहीं लेते थे हम, तो उनका भी तो कबीले का एक सरदार ही होता था। तो वो जो सेना होती थी उसकी भूमिका कबीले के सरदार के प्रति होती थी, ना कि जिसने हायर किया उसके प्रति। तो यही तो कारण है मेरे बच्चे की कबीले जो थे इतनी जल्दी मेन किंगडम को रिप्लेस करके अपनी किंगडम बना लेते थे, क्योंकि सेना किसके साथ है। अच्छा, आपने कभी सोचा नहीं कि रोमन एम्पायर या फिर मंगोल एम्पायर या फिर बाद में सेंट्रल इस्लामिक लैंड जितने भी एम्पायर, ये वीक क्यों पड़ जाते थे और वो नोबल कैसे स्ट्रांग हो जाते थे? क्योंकि वो सारी मिलिट्री की स्वामी भक्ति किसके प्रति है? नोबल। तो जिसके साथ मिलिट्री रहेगी ताकत तो उसके साथ रहेगी, क्योंकि ये सारे कौन से स्टेट हैं? दे आर मिलिट्री स्टेट, नॉट द वेलफेयर स्टेट। आज जिस वर्ल्ड में आप एग्जिस्ट कर रहे हैं ये वेलफेयर स्टेट्स हैं, पहले मिलिट्री स्टेट्स हुआ करते थे। तो मिलिट्री स्टेट में जब मिलिट्री के दम पे सब चल रहा है तो मिलिट्री जिसको जानती है वो तो उसी के अधीन रहेगी, दैट इज द फंडा। तो यही कंसेप्ट वहां पे फॉलो हुआ। मंगोलों ने ये कभी फॉलो नहीं किया था, मंगोलों को कोई धक्का भी नहीं खाना पड़ा। इंडिया में आकर के भी यही सिस्टम था कि सेना सीधी राजा के अधीन है। तो खुद मैंने आपको कई बार चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया ना कि सेना की भर्ती खुद होती थी, सेना का सिलेक्शन खुद होता था, सेना से फाइट भी खुद करता था बाद में। तो सेम सिस्टम चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर ने भी बाद में फॉलो किया है। सेम सिस्टम मौर्य और अकबर के बीच में हर्षवर्धन रूलर आया था, वर्धन डायनेस्टी, भारत का बहुत ही महान राजा, उसने भी ये फॉलो किया था। जिसने जिसने ये फॉलो किया है ये ग्रेटेस्ट किंग बने हैं, जिसने ये फॉलो नहीं किया उनकी मिट्टी बलीती हुई है बाद में। इस पे सोने पे सुहागा ये हो गया कि 1894-95 में आप चाइना से भी हार गए, आपकी बर्बादी, सॉरी जापान से भी हार गए। तो कुल मिलाकर के आपने कहीं ना कहीं एक सेंस तो क्रिएट करा क्या कि आपको ऑटोनॉमी दी जाएगी आने वाले दिनों में। दूसरा, आपने रीजनल लीडर्स क्रिएट कर दिए। तीसरा, आपने वारलॉर्ड्स की पोजीशन को और स्ट्रेंथन कर दिया। चौथा, आपने एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाने की जो बात कही, इस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाने की बात से अब आगे क्या होगा वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। कुल मिलाकर के मांचू रूलर्स की पोजीशन जो है वो वीक हो गई थी। अब जब हम आगे बढ़ते हैं 1910 का 1911 का टाइम आएगा, इनकी पॉलिसीज ऑलमोस्ट फेल थी। क्यों? इनइक्वालिटीज बहुत स्ट्रांगली फॉलो की जा रही थी, इनइक्वालिटीज वर वेरी स्ट्रांग। वुमेन की पोजीशन काफी डिग्रेडेड थी, वुमेन को उस लेवल पर इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी सोसाइटी में, और वुमेन के साथ कई तरह की एट्रोसिटीज की जाती थी।
कई सदियों से लगभग लगभग 600 BC से राजघरानाओं में भले एलीट क्लासेस में एक फुट बाइंडिंग की प्रथा चलती आ रही थी। नॉर्मली आप जो लड़कियां हैं, आप लोग जब फ्लैट्स पहनते हो तो आपका पैर कुछ इस तरह से रहता है ना। लेकिन जब आप हील पहनते हो तो आप एक चीज देखते हो कि आपका पैर इस तरह कमल के फूल की तरह आगे को आकर के गिरता है, जैसे एड़ी और पैर, है ना। जैसे कमल का फूल खोल के कभी आप रखिए तो ठीक यही शेप एक्वायर करता है ना, आपकी एड़ी एंड आपका फ्रंट रीजन। लेकिन इसके अलावा अगर आप ऐसे रख लेते, ये नॉर्मल पैर है, इसकी कोई लुक नहीं है, लेकिन इसको अभी मैंने चेंज कर दिया तो यही शेप बनाना चाहते हैं ना हम पैर की, तो इसको कहा जाता है गोल्डन लोटस। तो राजघरानाओं में नृत्य बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता था, और नृत्य अक्सर आज भी लड़कियां नंगे पैर अगर करे तो अगले पब्बों पे करती हैं, आड़ियां उठा लेती हैं, क्योंकि नृत्य इसी पे होता है बहुत सुंदर वे में। तो कुल मिलाकर के ये प्रथा आगे बढ़ती रही एलीट क्लासेस में। तो लड़कियों जो है उनके पैर बचपन में ही सर्दियों के महीने में, क्योंकि सर्दियों के महीने में सर्दी बड़ी सीवियर होती है तो वैसे भी दर्द महसूस नहीं होती, नसें सुन्न हुई होती हैं। सर्दियों के महीना जब शुरू होता था तब जानवरों के लहू में और खास तरह की दवाओं में उनके पैर डुबा करके कैंटोनीज इलाके से पट्टियां आती थी बड़ी खास, और उनको इस तरह से फ्रंट बैक एंड लेफ्ट राइट ऐसे बाउंड करते थे, यहाँ तक बांधते थे कि धीरे 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 हड्डियां सिकुड़ती हैं चारों तरफ से, और लड़की का पैर धीरे धीरे इस शेप में आ ही जाता है। ये 4 से 9 साल की उम्र के बीच किया जाता था, 4 to 9 ईयर के बीच में, और लड़की का पैर जो है ये शेप एक्वायर कर जाता था। इसे फुट बाइंडिंग प्रोसेस कहा जाता था। बहुत सी चाइनीज औरतें अपने पैर गवा बैठी, बहुत सी बीमारियां ले बैठी, हर किसी से ये फॉलो नहीं हो पाता था और कईयों को डिजीज हुई। लेकिन जिन्होंने अचीव किया, आज वर्ल्ड लेवल पर उनकी इमेजेस बहुत हाई लेवल पर फ्लॉन्ट होती हैं, और वो अक्सर बैठा करती हैं अपना पैर ही ऐसे रख के किसी भी तख्त पे, तो उसे गोल्डन लोटस फुट कहा जाता है कि ये लोटस फुट है। तो ये कंसेप्ट आप देखेंगे, इस तरह की चीजें होती थी वुमन के साथ। तो जो गांव के इलाके के लोग हैं, जो एग्रेरियन सोसाइटी है वो काफी सेग्रीगेटेड है, उसे अलग करके रखा हुआ है अर्बन सोसाइटी से टोटली। जो एलीट क्लास है, जो वॉरियर क्लास है, और जो रीजनल लीडर्स हैं ये टोटली डिफरेंट है। जो कॉमन पीपल हैं, जो वुमेन है वो टोटली डिफरेंट है जो मैन है। इस तरह की चीजें पाई गई। 1911 तक ये सिस्टम चेंज हुआ। क्यों? 1905 में जापानीज रसो वॉर हुई थी, जापान और रशिया की, और जापानीज रशियन वॉर के दौरान एक खास चीज हुई थी कि जापान ने रशिया को हरा दिया। जापान ने पूरे वर्ल्ड को ये प्रूव किया कि मैं छोटी सी कंट्री होकर के भी रशिया जैसे मुल्क को हरा सकती हूँ। और हैरानी की बात मैं आपको ये बता दूं कि जापान ने जो ये रशिया को हराया, इसका असर चाइना पे नहीं पड़ा, इसका असर भारत पे इतना खतरनाक हुआ था कि इसी टाइम पे बंगाल का विभाजन हुआ था, डिवीजन ऑफ द बंगाल। और बंगाल की डिवीजन के अगेंस्ट कलकत्ता के लोग इतने जबरदस्त तरीके से खड़े हो गए थे इस नाम पे कि अगर जापान रशिया को हरा सकता है, जापान रशिया को हरा सकता है, तो हम क्यों नहीं हरा सकते? इतना बड़ा मुल्क होकर के इन सबको ये हमारे सामने औकात ही क्या है। ऐसा ही कुछ असर चाइना के ऊपर हुआ। उन्होंने देखा कि जापान रशिया को उड़ा गया, एक तरफ से तो बाएं तरफ से जापान चिहाड़ रहा है, उधर से नीचे से पूरी तरह से ब्रिटेन चढ़ रहा है, तो ऐसे में क्या किया जाए। तो इन्होंने कुछ चेंजेस किए। वो क्या थे? खास तौर पर जो एलीट सेक्शन था ना पॉलिटिक्स का, उसमें एंट्री लेने के लिए आपको एक खास तरह का एग्जाम देना पड़ता था। ये एग्जामिनेशन होल्ड होता था, और आज से नहीं 2000-3000 साल से पर्टिकुलर एग्जाम देने के बाद ही आप एक उस पर्टिकुलर एलीट सेक्शन में एंटर हो सकते थे। और ये एग्जाम किस भाषा में हुआ करता था? क्लासिकल चाइनीज लैंग्वेज में। और इसमें आपको किस तरह की नॉलेज दिखानी होती थी? जो आपकी प्रॉपर लिटरेरी नॉलेज है, जो ओल्ड लिटरेरी नॉलेज है। तो कुल मिलाकर के इस समय तक 2 फील्ड ऑफ एजुकेशन बहुत स्ट्रांग हो चुके थे। एक मिलिट्री एजुकेशन डिग्री होल्डर्स बहुत हो चुके थे, एक सिविल एजुकेशन डिग्री होल्डर्स हो चुके थे, मेडिसिनल एजुकेशन बहुत फैल चुकी थी। ऐसे में इतने सारे डिग्री होल्डर्स थे बहुत बड़े पैमाने पर, या कैसा ऐसा कहा जा सकता है कि लगभग मेरे ख्याल आंकड़ा 5.5-6 लाख का दिया गया है, लेकिन जॉब्स एलीट सेक्शन में सिर्फ 27,000 होती थी। तो कुल मिलाकर के बाकी सारे बेरोजगार, तो एक अनएम्प्लॉयमेंट का इशू बड़ा स्ट्रांग क्रिएट हो गया। एजुकेटेड मास क्रिएट हो चुका था, उसके अंदर एस्पिरेशन थी, उसे जॉब भी चाहिए थी, और आपने रिजिड फेनोमेना रखा।